इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया नाभ की आवेश, यानी कि जो प्रभावी नाभ के आवेश जिस एटम में इलेक्ट्रॉन पर लग गया तो उसका आकार क्या होगा, सिकुड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा नाभिक, क्योंकि नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन होता है उनमें, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव अगर अधिक है, जेड इफेक्टिव क्या है, अधिक है, तो साइज क्या हो जाएगी, कम, आकार क्या हो जाएगा, कम, तो आईपी क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा, क्योंकि आईपी और आकार के बीच में क्या संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। थर्ड हम पढ़ते हैं क्या, शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है परिरक्षण प्रभाव? परिरक्षण प्रभाव होता है दोस्तों कि किसी परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब वो प्रतिकर्षित करेगा तो आकार बढ़ेगा, फैलेगा, सही गलत है। तो हमने कहा शिल्डिंग इफेक्ट अधिक, तो साइज क्या हो जाएगी, अधिक, और साइज अधिक तो आईपी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेनेट्रेटिंग कैपेबिलिटी या पेनेट्रेटिंग पावर। हिंदी में कहें तो भेदन क्षमता। क्या होती है साथियों भेदन क्षमता? किसी कक्षक का इलेक्ट्रॉन नाभिक के कितने करीब जा सकता है, या हम कह सकते हैं एक कक्षक का इलेक्ट्रॉन नाभिक के कितने करीब जा सकता है, वह उसकी क्या कहलाती है, भेदन क्षमता कहलाती है। तो हम देखते हैं कि जैसे देखो ये कोई न्यूक्लियस है, ये कोई एटम है, उस एटम में ये न्यूक्लियस नाभिक हो गया, और इस नाभिक में हम आप देखते हो कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, और ये फोर्थ सेल है, ठीक है ना बच्चों। तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। आप 2n² से किसी कक्षक में अधिकतम, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हो 2n² से। तो जो पहला कोश है, फर्स्ट सेल है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं, मैक्सिमम 2। दूसरे में कितने भरते हो, 8। तीसरे में कितने भरते हैं, 18, फिर 32, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं कोशों में। तो आप जानते हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s में, किसमें, 1s में, ठीक है ना। तो 1s की ऊर्जा का मान सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा आपने, 1s में भरा। तो नाभिक के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके रहते हैं, 1s के, यानी कि किस उपकोश के, s उपकोश के। तो मैंने यही तो कहा है भेदन क्षमता में कि एक कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के कितने करीब जा सकते हैं, वह उसकी क्या कहलाती है, भेदन क्षमता कहलाती है। तो नाभिक के सबसे पास किस उपकोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, s उपकोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके, s उपकोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक हम भेदन क्षमता की बात करें कि भाई सबसे अधिक यहाँ पर जो भेदन क्षमता होगी वो किसकी होगी, s उपकोश की होगी, किसकी, s उपकोश की होगी, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड जो सेल है हमारे पास उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 2 तो हैं 2s के, ठीक है ना। 2 तो किसके हैं बच्चों, 2s के, और 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, 2p के। यानी कि नाभिक के पास s उपकोश के बाद पास में जो इलेक्ट्रॉन आए वो किसके आए, p उपकोश के। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता s की, फिर p की, और d में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो थर्ड जो सेल है उसमें d उपकोश के इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो p के बाद में d की, और सबसे एंड में किसके आते हैं, तो नाभिक के सबसे पास s के, तो भेदन क्षमता s के अधिक, फिर p के, फिर d के, फिर f के। तो ये भेदन क्षमता का क्रम है, सबसे अधिक s उपकोश की, फिर p की, फिर d की, फिर f की हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और भेदन क्षमता जिसकी अधिक रहेगी उसमें IPV क्या रहेगा, अधिक, ठीक है ना, SPDF, यानी कि जिसकी भेदन क्षमता अधिक उसका IPV क्या हो जाएगा, अधिक। तो सबसे अधिक IP किसका होगा, S, फिर P, फिर D, फिर F। क्लियर। नेक्स्ट हम आपसे बात करें अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास, हाफ फील्ड व फुल फील्ड, पूर्ण पूरित, यानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास की बात करें, तो अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास अधिक रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि IP का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो आप S में तो एक ही कक्षक रहता तो उसमें तो पूर्ण पूरित ही रहेगा, तो उसका तो अधिक रहेगा। P में आप जानते हैं एक तो P3,
ये तो है अर्धपूरित, और इज ग्रेटर देन होता है क्या, P6, ये होता है पूर्ण पूरित। डी में बात करें तो D10 पूर्ण पूरित है और D5 कैसा है, अर्धपूरित है, हाफ फील्ड है। तो P6 जो कक्षक होगा वो अधिक स्थायी रहेगा किससे, P3 से। P6 के बाद में अधिक स्थायी कौन रहेगा, P3। D10 के बाद में कौन रहेगा, D5। उसी प्रकार F14 इज ग्रेटर देन F7, यानी कि सबसे पहले अधिक स्थायी कौन रहता है, जिसके कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है ना। तो F14 इज ग्रेटर देन F7। तो अर्धपूरित में पूर्ण पूरित विन्यास दे रखा है किसी एटम का, तो उसका आईपी क्या हो जाएगा, अधिक। भाई अगर फुल नहीं मिल रहा, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रहा, तो कैसा मिलेगा, हाफ फील्ड मिलेगा। सही गलत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारी चीज़ें समझा दी, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बहुत अधिक बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, क्या ऑप्शन की बात करें तो देखो आप कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, एटम दिए गए हैं, ये सारे एटम सेकंड आवर्त के हैं। और सेकंड आवर्त में हम बात करते हैं, देखिए आपसे सेकंड आवर्त या सेकंड पीरियड की आपसे बात करें तो सेकंड आवर्त में हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये एटम दिए गए होते हैं, ठीक है ना। दूसरे जो आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं, 8, ठीक है ना। तो हमने बात की कि भाई इन सब में आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का हम देखें क्रम, तो सबसे पहले हमने देखा नियॉन, पूर्ण पूरित विन्यास होता है, कैसे होता है, 2p6, अंतिम इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं 2p6, यानी कि पूर्ण पूरित विन्यास है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। और वैसे भी हम कह सकते हैं कि आईपी और साइज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब ये आवर्त के तत्व में, तो आवर्त में हम कहाँ से कहाँ चलें, लेफ्ट टू राइट चलें बच्चों, कहाँ से, लेफ्ट से किधर की ओर चलें, राइट की ओर। तो सबसे लेफ्ट में लिथियम और सबसे राइट में कौन सा, नियॉन। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आपको पता है कि साइज में क्या होती है, कमी, साइज में क्या होती है, कमी, और साइज में कमी होगी तो आप जानते हो आईपी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, आईपी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो नियॉन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो पूर्ण पूरित विन्यास और एक लेफ्ट टू राइट चलने पर जहाँ साइज कम है तो आईपी अधिक। तो सबसे अधिक आईपी की बात करें यहाँ पर किसका हो जाएगा बच्चों, नियॉन का, एनी का, किसका, नियॉन, एनी का हो जाता है। नियॉन के बाद में फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन भी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम है, साइज कम है तो आईपी अधिक है। सही गलत है, ठीक है ना। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपेयर की हमने, तो नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बढ़ते हैं वो होता है 2p3 और ऑक्सीजन में बढ़ते हैं 2p4, यानी कि अर्धपूरित कौन सा है, P3 किस में आ रहा है, नाइट्रोजन में। तो अर्धपूरित विन्यास के कारण ये अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा कौन, नाइट्रोजन। तो इससे कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, किसमें, आईपी के ऑर्डर में, क्लियर। कार्बन आ जाएगा और फिर हम कंपेयर करें बोरॉन और बेरिलियम की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 आता है और इसका आता है 2p1, यानी कि s उपकोष। और हमने कहा भेदन क्षमता किसकी अधिक, नाभिक के पास किसके इलेक्ट्रॉन अधिक, s उपकोष के अधिक। तो जिसकी भेदन क्षमता अधिक होती है उसका आईपी का मान, आईपी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा, बात एक ही होती है बच्चों, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन इज ग्रेटर देन लिथियम। ये सेकंड आवर्त में आईपी का क्रम हमने आपको बताया है। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम आयनन विभव किसके लिए अधिकतम है। तो बच्चों देखिए नियॉन नहीं दे रखा, फ्लोरीन नहीं दे रखा, नाइट्रोजन दे रखी है, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा। किसका साथियों, नाइट्रोजन का, सबसे अधिक नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, और उसके बाद बेरिलियम का, सबसे बाद में बोरॉन का, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन, ये आईपी का क्रम है। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट दे रखा है H2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम X से करते हैं कि H2O8, ठीक है ना, ये दे रखा है। मैंने हाइड्रोजन परमाणु की वैलेंसी होती है +1, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु दे रखे हैं।
दो एटम के बीच में प्लस लगाना है और इसको 2x मानना है। क्यों? जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको x मानते हैं, लेकिन सल्फर में अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है? 2, तो क्या मान लिया? 2x, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 और कितने अणु? 8, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2x प्लस क्या, वही माइनस क्या आ जाएगा? 16 बराबर 0। तो x बराबर 2x बराबर 16 माइनस कितना? 2 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो x बराबर 14/2 करेंगे तो कितना? 7। और हम जानते हैं कि सल्फर के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 6। तो सल्फर +6 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था तो रखता ही नहीं है। सल्फर +6 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था तो रख ही नहीं सकता है। सही गलत है? +7 पे कौन जा सकता है? Mn जा सकता है, जिसके लिए हमने अभी कहा था +7। तो ये तो हमारा गलत आंसर हो गया। ऐसे जटिल क्वेश्चनों में हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए, सल्फर बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, 2 सल्फर हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ऑक्सीजन कितनी है? 8, 4 जुड़ गई, 4 को डबल बॉन्ड से जोड़ दो आप सल्फर के साथ, क्योंकि सल्फर के वायतम कोश में 6 होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इसलिए 6 सल्फर जो वो 6 बॉन्ड बना लिए। अब देखो आप, मैंने कहा कि इस डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हैं दोनों के, तो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगी तो सल्फर पर क्या चार्ज आएगा? +2। ये ऑक्सीजन ले गई तो इस पर +2, ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे तो -1 और सल्फर पे +1 आ जाएगा। यहाँ -1 ऑक्सीजन पर, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ले जाएगी, सल्फर पर +1। तो हमने बात की, काउंट किया, +2 +2 4 +5 और +6। तो सल्फर का यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो कितना आएगा? +6 आएगा। कितना? +6 आएगा। राइट आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है ना। ऐसे नहीं कि +7 आया और हमने उसमें रख दिया, ये आपका तरीका यहाँ पर गलत है जटिल के लिए। क्लियर? ऐसे क्वेश्चनों में स्ट्रक्चर बना के सॉल्व कीजिए, स्वयं विवेक का प्रयोग करना है कि सल्फर है, उसके वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 6 से अधिक ऑक्सीकरण तो रख ही नहीं सकता है। सही गलत है? तो +6 आएगा। चलिए भाई, फिर कह रहा है पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है। तो देखिए, ये हमारे पास हो गई क्या? फिनॉल। OH लगा दिया तो क्या बन गई? फिनॉल। और ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ा है और किस पे जोड़ दिया? पैरा पे। तो देखिए, इसका IUPAC नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि जब नाइट्रो ग्रुप नहीं जुड़ रहा तो इसको हम क्या कह रहे थे? फिनॉल। तो 2,4 पोजीशन 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका अन्य नाम हम पढ़ते हैं क्या? पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं उसको? पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल कह देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पिक्रिक एसिड है, ट्राइफिनॉल को ही हम क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका IUPAC नाम है, ये इसका सामान्य नाम है। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो CH3 बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3 का IUPAC नाम पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूट दे रखा है, प्रतिस्थापी भी। चलिए भाई, करते हैं सॉल्व। तो जब भी आप IUPAC नाम लिखते हो तो देखिए, फॉर्मूला होता है IUPAC नाम लिखने का, क्या कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा 2 डिग्री प्रेफिक्स। क्या कह दिया? कि 2 डिग्री प्रेफिक्स। सबसे पहले नामकरण करना है किसका? 2 डिग्री प्रेफिक्स का। फिर 1 डिग्री प्रेफिक्स, फिर बर्ड रूट का, फिर 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप IUPAC नाम लिख सकते हैं।
2 डिग्री प्रेफिक्स यानी कि सबसे पहले जो नामकरण करोगे वो सबसे पहले नामकरण किसका करोगे आप? सब्स्टिट्यूट का। किसका? सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी का। किसका? प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, प्रतिस्थापी। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक यानी कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हो ना, ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। जो ए सबसे पहले आएगा, बी, फिर सी, फिर डी, तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं भाई, है ना। 1 डिग्री प्रेफिक्स में आपको साइक्लो यानी कि अगर क्लोज चेन है, बंद चेन है जब, तो क्या है? साइक्लो लिखना है। नहीं खुली है तो नहीं लिखना। वर्ड रूट में जैसे 1 कार्बन है तो आप लिख लेना मैथ, 2 के लिए एथ, ऐसे 3 के लिए प्रॉप, ऐसे आगे लिखनी है बेटा, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1 डिग्री लिखना है क्या? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना, सफिक्स, मतलब अनुलग्न जो बाद में जुड़ता है। डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और 2 डिग्री सफिक्स की बात करें तो इसमें हमने आपसे कहा क्या कि फंक्शनल ग्रुप, मुख्य फंक्शनल ग्रुप लिखना है। फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करना है मुख्य क्रियात्मक समूह का अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल, क्योंकि आप जानते हो कि IUPAC नाम में प्रायोरिटी टेबल वरीयता सूची दी गई है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप, जैसे हमें कंपाउंड दिया गया है CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, और यहाँ पर ये CH3 जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब देखो आप, CH3, CH, CH, डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है ना। अब सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं और डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। तो आप जानते हो कि एल्कीन में जब नामकरण करते हैं तो पहला रूल्स हमारा यही होता है कि सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध पास में हो, जिधर से द्विबंध पास में हो। तो देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन की श्रृंखला है सबसे लंबी। ये सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी हो गया। नंबरिंग करेंगे तो 1, क्योंकि डबल बॉन्ड पास में इधर से आ रहा ना, 2 कार्बन, 3 4 और 5। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे जुड़ रहा है? 4 पे। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो 4 मैथिल क्या हो जाएगा? 4 मैथिल और साइक्लोहेनी। फिर कितने कार्बन की श्रृंखला? 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड कितने पर दे रखा? कार्बन पे 2 पे, तो पेंट टू इन, पेंट टू इन, क्योंकि एल्कीन में इन लगाते हैं, आपको पता है सफिक्स या अनुलग्न। एल्केन में एन और एल्काइन में आइन, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 1 नंबर पे होता है डबल बॉन्ड तो हम सीधा लिख देते क्या? पेंटीन। फिर हमें क्रम से वो कार्बन की संख्या लिखना नहीं होता है, क्योंकि वो सीधा पता लग जाता है। दूसरे रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मैथिल 2 पेंटीन, 4 मैथिल 2 पेंटीन। क्लियर? ये IUPAC नाम है, आसान है, एक क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, ध्यान रखना। तो ऐसा ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, देखो 4 मैथिल 2 पेंटीन, राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि आप इधर से तो कर ही नहीं सकते भाई नंबरिंग, फिर तो ये 4 पे चला जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ये रहने वाला आपका ऑप्शन सी। चलिए, उपयुक्त अभिक्रिया होगी, उपयुक्त अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया आपको दे दी कि ये फिनोल कहते हैं इसको। फिनोल की क्रिया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से करा दी, किसकी उपस्थिति में? तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में करा देने दो। तो एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पैरा समूह पे CH2H और ऑर्थो समूह पे भी जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल
बेंजिल एल्कोहल, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और क्योंकि ऑर्थो समूह ये और यही तो है बेटा, पैरा कौन सा हो गया, ये और ये, तो इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है ना। तो कह नहीं जा रहा हो तो है नहीं, कार्बन टेट्रा नहीं, लेडर मांस्य से, लेडर मांस्य अभिक्रिया हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन वी। कब? जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा रहे हो आप, फॉर्मेल्डिहाइड से, किसकी उपस्थिति में, तनुक्षार की उपस्थिति में, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है एक यौगिक XYZ परमाणु रखता है, ठीक है ना, एक यौगिक 3 परमाणु रखता है, कौन कौन से, XYZ। वो कह रहा है कि X की +2, Y की +5 तथा Z की -2 ऑक्सीकरण संख्या है, तो यौगिक का संभवत सूत्र कौन सा होगा। तो देखिए इन तीनों की ऑक्सीकरण संख्या बराबर में 0 जिसके आ जाएगा, जैसे इन तीनों का हम निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, बराबर में 0 जिसकी आ जाएगी वो उसका सूत्र हो जाएगा। जैसे XYZ की बात करें, सबसे पहले XYZ में हमने कहा कि X का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2, Y का कितना है, +5, तो +2 +5, ठीक है ना, ये जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, +2 +5, और Z का कितना दे रखा, -2, यानी कि 2 दूनी 4, -4, भाई 2 इनकी एक एक संख्या थी, +2 X +5 Y के लिए, और Z की संख्या कितनी है, 2, और एक Z का ऑक्सीकरण अंक -2, तो 2 का कितना हो जाएगा, -4, तो काटोगे तो -0, मतलब नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये इसका सूत्र नहीं होगा भाई। सेकेंड हमने बात की by2, यानी कि एक Y का ऑक्सीकरण अंक कितना, +5, तो 2 का कितना आ जाएगा, 10, और X की संख्या कितनी है, 2 दे रखी है, तो एक X का ऑक्सीकरण +2, तो 2 का कितना, 4, Z की संख्या कितनी है, 3 दूनी 6, यानी कि -6 दूनी 12 करोगे, भाई 3 दूनी 6, और Z की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2 है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपस में काटने पर 0 प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको करते हैं X का कितना है, +2, संख्या कितनी है, 3, तो 3 दूनी 6, प्लस का 6, प्लस Y की संख्या कितनी दे रखी है, 2, एक Y का 5, तो 2 का कितना हो गया ऑक्सीकरण अंक, 10, 6 + 10। फिर देखो Z के लिए जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, 4 दूनी 8 है संख्या यहाँ पर Z की, एक Z पर -2, तो 8 पर कितना, -16, तो बराबर में ये 0 आ जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, ये प्लस के 16, ये माइनस का तो 0, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ऑप्शन सी, X3YZ4 का ऑल्टवाइज, ठीक है ना, ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसका भी करके देख लेते हैं, X की संख्या कितनी, 3, तो +2 है चार्ज, तो यानी कि 3 दूनी 6, Y 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और Z कितना 2, यानी कि -4, तो ये भी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, सी। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, सेकेराइड किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पॉलीकार्बोहाइड्रेट के लिए पूछ रहा है, तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, माल्टोज है, सुक्रोज है, ये कैसे होते हैं, दोनों डाइसेकेराइड होते हैं, कैसे होते हैं, डाइसेकेराइड, ये होते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है ना, ध्यान रखना, डाइसेकेराइड होते हैं, कैसे होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं साथियों, क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड नहीं है, माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड रसायन का जनक कहा जाता है, थॉमस ग्राहम, पढ़ा रखा बेटा सारी चीज़ें, ठीक है ना, थॉमस ग्राहम, कोलाइड रसायन का जनक थॉमस ग्राहम, याद रखना। नेक्स्ट है, किसमें Kc की तुलना में Kp कम है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है
वो केसी और केपी में कंपेयर पूछता है, तो केपी बराबर क्या होता है केसी, और आरटी की पावर क्या होता है बेटा डेल एन जी, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्लियर। अब इसमें 3 केस हम पढ़ते हैं, कितने केस, 3 केस हम पढ़ते हैं बच्चों, कौन कौन से देखो ज़रा। मैंने कहा कि जब केस फर्स्ट क्या है कि जब डेल एन जी इज ग्रेटर देन क्या हो 0 हो। केस सेकंड क्या है कि डेल एन जी क्या हो इज लेस देन 0 हो। और केस थर्ड क्या कहता है आपसे कि डेल एन जी बराबर क्या 0, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि डेल एन जी इज ग्रेटर देन 0 की बात करें आपसे, ठीक है ना। तो किस डेल एन जी का वो क्या था फॉर्मूला, डेल एन जी बराबर गैसीय उत्पाद के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, गैसीय क्रियाकारक के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल। तो देखो आप पहली अभिक्रिया की बात करें N2O4, ध्यान रखना कि डेल एन जी जब 0 से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं Kp इज ग्रेटर देन Kc, डेल एन जी जब 0 से छोटा होगा तो Kp इज लेस देन Kc, और जो डेल एन जी 0 होगा तो Kp बराबर क्या आ जाएगा Kc। तो गैसीय उत्पाद के मोल 2 और क्रियाकारक के मोल कितने 1, ठीक है ना। पहली अभिक्रिया में देखो आप, मैंने कहा डेल एन जी बराबर गैसीय उत्पाद के मोल कितने दे रखे हैं 2, ये दे रखे 2 मोल, क्रियाकारक के मोल कितने 1, तो कितना आ जाएगा +1, यानी कि डेल एन जी का मान कितना 0 से अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Kp इज ग्रेटर देन Kc हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc, ठीक है ना, पहली अभिक्रिया के लिए। सेकंड हम बात करें दूसरी, डेल एन जी बराबर गैसीय उत्पाद के मोल 1 और 1 कितने मोल 2 दे रखे हैं, ठीक है ना, और क्रियाकारक के मोल भी 2, तो 0। तो इस अभिक्रिया में तो क्या हो जाएगा डेल एन जी 0 के बराबर है, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा साथियों Kc। थर्ड रिएक्शन के लिए देखिए गैसीय उत्पाद के मोल 2, क्रियाकारक के मोल 2 और 1 3, तो डेल एन जी बराबर उत्पाद के मोल 2 क्रियाकारक के मोल 3, तो -1, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए Kp इज लेस देन क्या आ जाएगा Kc। और नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें देखिए आप डेल एन जी बराबर गैसीय उत्पाद के मोल 2 और क्रियाकारक का 1, तो प्लस का 1, यानी कि Kp इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा Kc। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Kc की तुलना में Kp कम किसमें है, यानी कि Kc का मान कौन सी अभिक्रिया में दिखता बेटा, इसमें तीसरी अभिक्रिया में, इसमें गैसीय उत्पाद के मोल 2 थे, क्रियाकारक के मोल कितने थे 3, तो 2 में से 3 यानी कि -1, तो डेल एन जी 0 से छोटा हुआ तो हम कह देंगे Kp इज लेस देन क्या Kc, क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट देखो अमोनियम साइनाइड के 0.1 मोल जलीय विलयन का पीएच मान होगा। तो यहाँ पर पीएच का जो फॉर्मूला लगेगा, पीकेबी के मान दे रखे हैं, तो 1/2, ठीक है ना, 1/2 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस पी के बी, ठीक है। तो देखिए 7 प्लस 1/2 पी के ए की वैल्यू कितनी है 9.04 और पी के बी की 4.73, ठीक है ना। तो देखो 7 प्लस 1/2 और कितना आ जाएगा 9.04 में से 4.73 घटाएंगे तो 1 कितना 3, ये आ जाएगा 4.31, ठीक है ना। 7 प्लस 1/2 को अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो लगभग क्या आता है हमारे पास 2.15 आता है, इसको इससे काटने पर, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या क्रॉस है। तो देखो आप 9 पॉइंट क्या भाई पीएच निकालने का फॉर्मूला हमने कहा यहाँ पर 7 प्लस जब पीके और पीकेबी के मान दे रखे होते हैं तब,
तो 7 + 1/2 इंटू पी के माइनस पी के वी, तो 7 + 1/2 पी के की वैल्यू रख दी, पी के वी की वैल्यू रख दी, तो 7 + 1/2 इंटू भाई इन दोनों का अंतर निकाला तो 4.31 आया, इसको क्रॉस किया तो 2.15 आया, 7 में जोड़ा तो 9.15 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछ रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से तत्व बनाते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाले जो हमारे पास तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, गैलियम है, टिन है, एंटीमनी है और पीबी है। यानी कि मैंने कहा बेरिलियम, तो बेरिलियम BeO बनाता है ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है ना। एल्युमिनियम Al2O3 बनाता है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, ठीक है ना। वैलेंसी के आधार पर ऑक्सीजन जुड़ती है बेटा। ZnO ये भी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और Ga2O3 भी क्या है? गैलियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। टिन SnO कह दो या SnO2 भी कह सकते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड है। और एंटीमनी Sb2O3 भी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और PbO2 या PbO ये भी क्या है बच्चों? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये सारे ऑक्साइड कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्या? Al2MgO नहीं है, SiO2 नहीं है P2 पर, ये हो जाएगा राइट आंसर Al2O3। क्या हो जाएगा? Al2O3 हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर वो हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में कि किसके द्वारा विकर्ण संबंध सही नहीं दर्शाया जाता? किसके द्वारा विकर्ण संबंध सही नहीं दर्शाया जाता? तो विकर्ण संबंध की आपसे बात करें तो जो सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त के तत्व हैं वो क्या करते हैं? आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। सेकंड आवर्त में से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना। थर्ड में जैसे हमने कहा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो देखिए लिथियम और मैग्नीशियम आपस में क्या दर्शाते हैं? विकर्ण संबंध। लिथियम और मैग्नीशियम बिल्कुल सही है भाई, ये तो दर्शाते हैं। बेरिलियम और एल्युमिनियम आपस में क्या दर्शाते हैं? विकर्ण ट्राइगोनल रिलेशनशिप। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम और बोरॉन, सिलिकॉन दर्शाते हैं। आगे कार्बन दर्शाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये तो विकर्ण संबंध दर्शा रहे हैं। लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ है, बिल्कुल सही है भाई। हमने कहा बेरिलियम का विकर्ण संबंध किसके साथ है? एल्युमिनियम के साथ है, ये भी सही है। मैंने कहा बोरॉन का किसके साथ है? सिलिकॉन के साथ, ये भी सही है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस विकर्ण संबंध नहीं दर्शाते, तो किसके द्वारा विकर्ण संबंध नहीं दर्शाया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मैंने कहा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हमसे वो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता देखिए क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमने कहा क्या कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए मुक्त ऊष्मा ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। क्यों भाई? आकार जिसका छोटा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ेगा, लेकिन फ्लोरीन का आकार क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो वो आंतरिक कोश के जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से जुड़ने नहीं देते। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो क्लोरीन से क्या हो जाता है? कम। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम की बात करें तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन सल्फर, ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हो जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। यानी कि राइट आंसर हमारा क्लोरीन सबसे अधिक, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो साथियों रसायन विज्ञान में ये जितने भी हमें अच्छे क्वेश्चन लगे, एग्ज़ाम में आने योग्य हैं, उनसे हमने आपको रूबरू कराया, मिलाया, क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट अगले बढ़िया क्वेश्चनों की हम आपसे चर्चा करेंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद आप लोगों के लिए।